Hello students, welcome you all in DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Students, in this video, we are going to study the topic salt of chemistry of class 10th. Students, it is very important topic of our lesson acid, bases and salt. So you all need to pay attention to this topic. So let us start this topic. So first of all, let us discuss what salts are. So students, salts are the ionic compounds consisting of two parts, one part carrying a positive charge called cation and the other part carrying a negative charge called anion. स्टूडेंट्स जो साल्ट्स हैं वो क्या है? आयनिक कंपाउंड्स. तो आयनिक कंपाउंड्स आपने पढ़े होंगे कि जो कंपाउंड्स आयंस के बने होते हैं. अब पहले हम देखें कि आयन क्या होता है. तो आई थिंक आप लोगों ने 8th में एटम्स और आयंस में डिफरेंस पढ़ा होगा. एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है और जब भी कोई कंपाउंड बनाना हो तो एटम क्या करेगा? आइदर लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स एंड समटाइम इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स. अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. then that positively charged particle is called as cation. And when an atom gain electrons, it will carry a negative charge. Then that negatively charged particle is called as anion. तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया कैटायन और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया एनायन. तो ये कैटायन और एनायन मिलके क्या है वो हमारा क्या बनाते हैं? एक साल्ट, एक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड. अब कोई भी साल्ट या कोई भी एक आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होता है. मीन टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. एज ए रिजल्ट कि वो कंपाउंड जो जिसका वो जिन आयंस का वो बना हुआ है तो एज ए रिजल्ट वो कंपाउंड क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. because total positive charge, that is the total charge on cations, is equal to the total charge of anions. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज इन ए कंपाउंड. तो इसलिए वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल. तो साल्ट्स क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. अब हम एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड जो है ये दो पार्ट का बना है. जो इसमें कैटायन पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो है Na पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या स्टेबल होने के लिए. और क्लोरीन जो है उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड आयन, तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो सोडियम क्लोराइड जो है वो किसका बना हुआ है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का. तो इसमें अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1 और नेगेटिव चार्ज भी कितना है? 1. सो 1 पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 नेगेटिव. तो एज ए रिजल्ट ये दोनों क्या हो गया? इक्वल. और सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो ये आयंस का बना हुआ है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सो इट इज ए साल्ट. सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4. तो मैग्नीशियम के ऊपर अगर हम देखें तो उस पर चार्ज होता है +2 यानी 2 पॉजिटिव, और सल्फेट जो है SO4 उसके ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव. तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. तो इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड एंड इट इज ए साल्ट. तो साल्ट्स हम कह सकते हैं कि साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब हम आगे देखते हैं कि ये जो साल्ट हैं ये बनते कैसे हैं. सो वी हैव द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साल्ट. सबसे पहला मेथड आ गया बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, कि एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनाया जा सकता है? साल्ट. अब आप लोगों ने रिएक्शन लेसन जो केमिकल रिएक्शन उसमें भी पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंड वन ऑफ देम इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस. अब न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसमें साल्ट बनता है वो अभी हमने डिस्कस किया कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो यूजुअली क्या है कि वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स के तौर पे दिया हुआ है. जैसे हमारे पास एक बेस है
सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हमने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोरीन, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इन्होंने बना लिया सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से OH आ गया और यह एसिड से H आ गया, तो ये आ गया हमारे पास वाटर। तो जब बेस और एसिड या एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज द साल्ट, और साथ में आ गया वाटर। यूजुअली हम ये भी कह सकते हैं कि जो साल्ट्स हैं वो ना, यूजुअली नॉट ऑलवेज, क्योंकि कुछ जो है साल्ट जो है वो ज्यादातर न्यूट्रल होते हैं, नाइदर दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स नॉर दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑल द टाइम। सो यूजुअली वो न्यूट्रल रहते हैं, ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक, लेकिन समटाइम्स दे आर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूजुअली एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, तो इसलिए इन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो दूसरी एग्जांपल में देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेस आ गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आ गया एसिड। तो इन दोनों से मिलके हमें क्या मिला, साल्ट, दैट इज द पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। अब सल्फेट पे जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव, और पोटेशियम पे चार्ज है +1। अब पोटेशियम के यहाँ पे कितने आयन्स हैं, वो है 2, तो दोनों का +1 +1 ऐड करें तो हो गया +2, और सल्फेट का भी हो गया -2, तो +2 -2 एज ए होल, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। सो पोटेशियम सल्फेट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पहला मेथड आ गया बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, कि इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमें साल्ट मिल सकता है। दूसरा तरीका क्या है, बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए मेटल। तो एसिड्स और मेटल की रिएक्शन आप लोगों ने फर्स्ट लेसन में भी किया होगा कि जब भी हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस साल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का एक सिंपल सा एक टेस्ट होता है पॉपसॉन टेस्ट, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। तो जैसे हमारे पास मेटल है सोडियम, इसे हमने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जैसे ही हम सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, साल्ट आ गया सोडियम क्लोराइड और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। जहाँ जिंक है एक मेटल, इसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिल रहा साल्ट, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे आप एक कोनिकल फ्लास्क ले लो फिटेड विद डबल बोर्ड कार्क, कि उसमें आपने कोनिकल फ्लास्क लिया, डबल बोर्ड कार्क है, उसमें आपने जिंक के जैसे पैलेट डाले हुए हैं। जैसे आप ड्रॉप वाइज उसमें एसिड डालोगे तो वहां पे साल्ट बनेगा जिंक सल्फेट, और वहां पे बबल्स गैस निकलना शुरू हो जाएगी, और दैट इज अ हाइड्रोजन गैस। आप उसको टेस्ट कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ दैट वेरी कोनिकल फ्लास्क। जैसे आप उस मैच स्टिक को पास लेके आओगे, इट विल प्रोड्यूस ए पॉप, इस तरह पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। और कोई भी गैस जब वो जलने पे पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, दैट गैस इज द हाइड्रोजन गैस। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, कई बार मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो सिंपली बाय पॉप साउंड टेस्ट, bring a burning matchstick near the gas, if it extinguishes with a pop sound, so then you can conclude that that gas is the hydrogen। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं साल्ट के फॉर्मेशन की। तो साल्ट को हम एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट करके भी बना सकते हैं। तो एक मेथड हो गया एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, और दूसरा तरीका आ गया एसिड्स और मेटल को अगर हम रिएक्ट करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। Third is by the action of acids on metal carbonates and metal bicarbonates। अगर हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से भी हम एसिड को रिएक्ट करते हैं, एसिड में उसमें डालते हैं, तो हमें जो है वहां पे साल्ट मिलेगा। अब कोई भी कार्बोनेट लें या मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, जब उसमें हम एसिड डालेंगे तो हमें एक तो मिलेगा साल्ट, दूसरा हमें वहां पे क्या मिलता है, वाटर, और साथ में निकलती है एक गैस, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक लिया हुआ है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे मान लो कि मैंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क या कोनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है, जैसे हम ड्रॉप वाइज इसमें एसिड डालेंगे तो एक तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, नीचे रह जाएगा, आज बन जाएगा साल्ट कैल्शियम क्लोराइड, वाटर वहां पे बनेगा, और साथ में वहां पे रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जैसे हमने पिछले में देखा कि हाइड्रोजन गैस के लिए हम पॉपसॉन टेस्ट करते हैं, ऐसे ही आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का भी टेस्ट कर सकते हैं।
अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में से पास करेंगे तो वहां पे वो लाइम वाटर जो है वो कैसा हो जाता है, मिल्की। मिल्कीनेस जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करो, अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो, कोई भी गैस को अगर हम लाइम वाटर में से पास करते हैं, अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इट मींस दैट गैस वाज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड्स, अगर हम किसी भी कार्बोनेट में कोई एसिड डालेंगे तो वो साल्ट बनाएगा, वाटर, और साथ में रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने बाइकार्बोनेट भी लिया, मेटल बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें अगर हम एसिड डालते हैं तो सिमिलरली वी विल गेट द साल्ट सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चीज तो आपने ये याद रखनी है कि जब भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो इसमें एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है, और हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, साल्ट मिलता है जिसका वो कार्बोनेट होगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस। तो दिस वाज द थर्ड मेथड ऑफ फॉर्मिंग साल्ट। फोर्थ वन इज बाय द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड अल्कलीज। अब सारे के सारे मेटल्स जो है वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल्स जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं जो अल्कलीज हैं। अल्कलीज क्या होते हैं, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑल्दो ऑल बेसिस आर, बेसिस हम क्या कहेंगे किसी को भी जो OH नेगेटिव आयन देगा, लेकिन कुछ बेसिस रीडली सॉल्युबल हैं, जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में सॉल्युबल हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द अल्कलीन। जैसे फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के जो बेसिस, जो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं, उनमें जब दे आर कॉल्ड एज द अल्कली मेटल्स, तो उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर द अल्कलीज। तो मेटल्स जैसे जिंक या एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करते हैं अल्कलीज के साथ, और वो क्या बनाते हैं, साल्ट, और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। जैसे हमारे पास मेटल है जिंक, हमने अल्कली लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, तो इससे जब हम हीट करेंगे, जिंक लिया उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला टेस्ट ट्यूब में और उसे हीट करेंगे, तो हमें जो साल्ट मिलता है वो आ गया सोडियम जिंकेट, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, जो आप उसे टेस्ट कर सकते हो। तो साल्ट बनाने का एक तरीका ये आ गया, अगर हम जिंक की जगह एल्यूमिनियम लेते हैं और उसमें हम उसको में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम के साथ हम रिएक्ट कर सकते हैं मेटल्स लाइक जिंक या एल्यूमिनियम। तो जिंक या एल्यूमिनियम मेटल्स जो है वो अल्कली के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट। तो ये भी एक मेथड है साल्ट्स बनाने का, बाय द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड अल्कलीज। एक और मेथड है वो है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सर्टेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल ऑक्साइड्स अगर हम कहें तो दे आर बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटल्स हैं वो हैं एसिडिक इन नेचर। तो एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तो अल्टीमेटली हमें साल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे ही जो हमने पहले मेथड में भी देखा, तो मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम मिलाएं तो हमें जो मिलेगा दैट विल बी ए साल्ट। जैसे हमने एक मेटल ऑक्साइड ले लिया सोडियम का, सोडियम ऑक्साइड, सल्फर का एक ऑक्साइड ले लिया, सल्फर इज ए नॉन मेटल, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड जिसे हम सल्फ्यूरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, तो इनसे मिलके हमें साल्ट मिल गया एक सोडियम सल्फेट। हमने यानी कि सोडियम ऑक्साइड को एक डिसॉल्व कर लिया वाटर में, एक सॉल्यूशन हमने ले लिया सल्फर ट्राईऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो वी विल गेट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट सोडियम सल्फेट। सिमिलरली आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है उसका लेंगे, वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो वी विल गेट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट विच इज ए साल्ट। सो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, साल्ट। क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड आ गया एसिडिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आ गया बेसिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल यूज हम कह सकते हैं ये नॉन एसिड और बेस मिला के हमें मिल गया साल्ट। तो सिमिलरली एसिडिक ऑक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स को भी अगर हम कंबाइन करेंगे सो वी विल गेट द salts. So these are some of the methods of salt formation. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम साल्ट्स बना सकते हैं।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। अब साल्ट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो कितने टाइप के हैं, तो उसमें अगर हम फर्स्ट कैटेगरी हम देखें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीएच वैल्यूज। तो पीएच वैल्यू के ऊपर अगर हम देखें तो उसके ऊपर भी साल्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज। पीएच वैल्यू जैसे लिमिट हमारा जो है वो पीएच वैल्यूज 1 से लेके पीएच स्केल पे 1 से लेके 14 तक आते हैं। 1 से लेके 7 तक, जो 7 से कम जो है वो आ गया एसिड्स, 7 आ गया न्यूट्रल और 7 से आगे जो आगे वो आगे बेसिक। तो सिमिलरली हमारे पास 3 टाइप के साल्ट्स होते हैं, न्यूट्रल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स और बेसिक साल्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल साल्ट्स की। ये साल्ट हमें कैसे मिलते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और बाय द रिएक्शन बिटवीन वीक बेस एंड वीक एसिड। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तब भी हमें न्यूट्रल साल्ट मिलेगा बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग, और अगर हम दोनों वीक लेते हैं तब भी हमें न्यूट्रल एसिड साल्ट जो है वो मिलता है। और इनकी जो पीएच है वो कितनी होती है? 7। तो 7 पीएच इंडिकेटर्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 7 जो है वो लिटमस सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं करता है। अब जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, NaCl, Na2SO4, CH3CONH4, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, अमोनियम एसीटेट। तो ये हमारे पास कुछ साल्ट हैं विच आर न्यूट्रल साल्ट। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड कौन से होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया? जिनमें से H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, कि H पॉजिटिव आयन जैसे हम वाटर में डालेंगे H पॉजिटिव आयन सारा का सारा निकल जाए किसी भी एसिड में से, तो दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और विच एसिड्स विच रिटेन सम H विद देम, अगर हम वाटर में डालें तो सारा H पॉजिटिव ना निकले, क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं विच गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली H पॉजिटिव आयन डिसोशिएट हो जाते हैं, then they are strong acids. And if some replaceable H positive or some H is still there, then they are the weak acid. And similar is the case of the strong base and weak base. Usually alkalis के जो हम लेते हैं वो आगे फर्स्ट 2 ग्रुप्स के बेसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं और बाद वालों के हम वीक बेस, क्योंकि वो आसानी से OH नहीं देते हैं। जो रीडली दे दें दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, और जो रीडली ना दें, फास्टली ना दें, दे आर द वीक बेस। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमारे पास जो है वो एक न्यूट्रल साल्ट मिलेगा, या दोनों के दोनों वीक होंगे तब भी हमें न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली, और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों को जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें एक साल्ट मिला NaCl एंड वाटर। सिंस एसिड्स एंड बेस react with to form salt and water and it is a neutralization reactions, तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन में हमें साल्ट और वाटर मिलता है। तो सिंस सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो हमें जो साल्ट मिला सोडियम क्लोराइड इट इज ए न्यूट्रल साल्ट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड बोथ आर वीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक वीक बेस आ गया और एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड आ गया। और जो हमें साल्ट मिल रहा है अमोनियम एसीटेट CH3CONH4, ये आ गया एक न्यूट्रल साल्ट और ये आ गया वाटर। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस और एसिटिक एसिड जो है वो क्या है? एक वीक एसिड, क्योंकि जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सारा का सारा H जो है यहाँ से जो है वो डिसोशिएट नहीं होता है। तो वीक एसिड वीक बेस दे फॉर्म ए वीक साल्ट, यानी सॉरी न्यूट्रल साल्ट, दैट इज द अमोनियम एसीटेट और वाटर। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे तब भी हमें एक न्यूट्रल साल्ट मिलेगा, और अगर हम वीक एसिड और वीक बेस मिलाते हैं तब भी हमें क्या मिलता है? एक न्यूट्रल साल्ट। सेकंड इज एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट क्या हो गया कि इसमें जो एसिड है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, और बेस जो है वो क्या है? वीक। तो एसिडिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और इनकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होती है। तो एसिड्स क्या होते हैं? विच हैव द पीएच रेंज बिटवीन 1 to 7, यानी 7 से कम कम। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वीक बेस आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हमें जो साल्ट मिलेगा वो आ गया अमोनियम क्लोराइड
NH4 1 पॉजिटिव, Cl 1 नेगेटिव। तो ये आ गया अमोनियम क्लोराइड, एक वीक एक एसिडिक साल्ट और साथ में वाटर। तो न्यूट्रल साल्ट क्या हो गया, जिसमें दोनों की स्ट्रेंथ बेस और एसिड दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल, आइदर बोथ आर स्ट्रांग और बोथ आर वीक। लेकिन जो एसिडिक साल्ट होगा, इसमें एसिड की स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगी, वो स्ट्रांग होगा, और बेस जो है वो क्या होगा, वीक, और इसकी पीएच जो है वो लेस देन 7 होगी। इट मींस कि ये लिटमस सॉल्यूशन को कैसा कर देगा, ब्लू। देन थर्ड इज द बेसिक साल्ट। तो बेसिक हम नाम से बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा, जो एसिड होगा वो वीक होगा और बेस जो है वो क्या हो गया, स्ट्रांग। तो दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड, और इनकी पीएच जो है वो 7 से क्या होती है, ज्यादा। सॉरी, हमने पीछे एसिडिक साल्ट पढ़ा, तो वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को रेड करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन जो है वो लिटमस को ब्लू करते हैं, प्लीज करेक्ट इट। तो एसिड जो है वो लिटमस सॉल्यूशन को रेड करेंगे और बेसिस जो है वो लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू करते हैं। तो इनकी पीएच जो है वो वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा होगी। तो ये पीएच इसको लिटमस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ब्लू करेंगे। तो बेसिक साल्ट जो बने किसके हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। अब जैसे हमारे पास एक एसिड आ गया एसिटिक एसिड, तो इट इज ए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसे हम रिएक्ट करेंगे तो हमें एक साल्ट मिलेगा, दैट विल बी द बेसिक साल्ट CH3COO and a sodium acetate and water. So in all these reactions we get salt and water, all these are neutralization reaction. तो जो भी साल्ट हमें मिलेगा वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगर दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो साल्ट न्यूट्रल होगा। एसिड की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है, एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो एसिडिक साल्ट, और अगर बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है तो बेसिक साल्ट। और पीएच जो है न्यूट्रल साल्ट की 7, एसिडिक साल्ट की लेस देन 7, और वो क्या करेगा, लिटमस सॉल्यूशन को रेड करेगा। और बेसिक साल्ट की जो है पीएच जो है वो मोर देन 7, इट विल चेंज लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। सो ये हो गया बेसिस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। अब सेकंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, कि किस एसिड के वो बने हुए हैं, उन एसिड्स में जो रेडिकल है वो कौन से हैं, तो उसके ऊपर भी हम साल्ट्स को डिफाइन जो है वो करते हैं। फर्स्ट इज द क्लोराइड। तो क्लोराइड साल्ट क्या होते हैं, जो साल्ट किसी भी बेस को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब जिसमें क्लोरीन आ गया, क्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो साल्ट मिलते हैं दे आर द क्लोराइड्स, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एटसेट्रा। सिमिलरली अगर हम बेस को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो साल्ट मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम नाइट्रेट्स, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एटसेट्रा। थर्ड्स आर द सल्फेट्स। और ये साल्ट कैसे बनते हैं, बेस को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे, हमें जो साल्ट मिलेंगे दे विल बी द सल्फेट्स, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। देन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जो हैं ये हमें किससे मिलते हैं, जब हम बेस को कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें जो मिलेंगे साल्ट वो आगे कार्बोनेट्स, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक्स्ट्रा। तो कोई भी जो है वो एसिड पे डिपेंड करता है कि किस एसिड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें जो साल्ट मिलेंगे वो आगे क्लोराइड्स। नाइट्रिक एसिड के साथ बेस रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट हमें मिलेंगे नाइट्रेट्स। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फेट्स, और कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बोनेट्स। ये हो गया कि किस एसिड के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही साल्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, कि किन बेसिस से वो बने हुए हैं। तो जैसे एसिड्स पे डिपेंड करते हैं ऐसे ही बेसिस पे भी। ऐसे जो साल्ट्स हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो बने होंगे उन्हें हम कहेंगे सोडियम साल्ट। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बने होंगे वो है कैल्शियम साल्ट। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होंगे पोटेशियम साल्ट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होंगे तो मैग्नीशियम साल्ट। तो जैसे यहाँ पे हमने फैमिलीज बेस और एग्जांपल कुछ दी हुई हैं, जैसे सोडियम साल्ट है तो उनमें बेस जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट साल्ट होगा तो उनमें जो बेस होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड विच इज आल्सो बेसिक। तो एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे ही मैग्नीशियम साल्ट।
तो जिस बेस से वो बने हुए हैं उसी टाइप के वो गया आगे साल्ट। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द साल्ट्स। तो आई थिंक कि आपको क्लासिफिकेशन जो है वो पीएच के ऊपर, दूसरा बेसिस हमारा एसिड्स जिससे वो बने हुए हैं, तीसरा बेसिस जिससे वो बने हुए हैं। तो आपको आई थिंक ये क्लासिफिकेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारे पास डिफरेंट साल्ट्स इस लेसन में पढ़ने हैं हमने। तो वेरी फर्स्ट इज द कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट की अगर हम बात करें तो केमिकली इट इज सोडियम क्लोराइड हैविंग फार्मूला NaCl। इसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। जो हम घरों में जो नमक यूज करते हैं दैट इज द सोडियम क्लोराइड एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। अगर केमिकली अगर हम देखें तो इसे अगर हम प्रेपरेशन इसकी देखें तो हम इसे केमिकल रिएक्शंस हमने पीछे भी बहुत बारी एग्जांपल इसकी देखी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हमें जो साल्ट मिलेगा दैट विल बी द सोडियम क्लोराइड। और अगर हम लार्ज स्केल पे जैसे हम देखते हैं कि हाउ साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, तो सी से हमें कैसे मिलता है दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। होता क्या है कि हम सी शोर्स के ऊपर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप्ड फील्ड्स जिन्हें हम लैगून्स कहते हैं, उनमें हम वाटर को सी वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। तो धीरे धीरे विद द हीट ऑफ सन ऑल द वाटर गेट इवेपोरेटेड एंड लिविंग बिहाइंड द क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट व्हिच कंटेन सम इम्प्योरिटीज अलोंग विद इट। उसके बाद हम उसे प्योर करते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। और उसके बाद उसे हम आयोडीन उसमें ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं आयोडाइज्ड साल्ट। आयोडीन जो है उसकी कमी से हमें गॉइटर होता है विच इज। और आयोडीन जो है वो हमारा एक बहुत थायराइड ग्लैंड्स के लिए या थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारे ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म होता है। तो कई बार अगर वो कमी हो जाए आयोडीन की तो हमें गॉइटर हो जाता है। तो इसलिए कि ताकि हर घर तक आयोडीन आसानी से पहुंचे, तो नमक हर घर तक आसानी से पहुंच जाता है, इसलिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। इसके अलावा कॉमन साल्ट जो है वो सॉलिड डिपॉजिट में भी कई पार्ट्स वर्ल्ड में पाया जाता है, जैसे हमारे हिमाचल में मनाली में भी है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ये कई बार ब्राउन कलर का हो जाता है डिपॉजिट, जिसे हम क्या कहते हैं रॉक साल्ट। तो हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज और यूजेस हैं। तो पहले अगर हम प्रॉपर्टीज देखें कॉमन साल्ट की, तो इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 820 डिग्री सेल्सियस। क्रिस्टलाइन है, दाने दाने होते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 820। और ये वाटर में सॉल्युबल है और इसकी सॉल्युबिलिटी कोई ज्यादा वेरी नहीं करती है, आसानी से ये डिजॉल्व हो जाता है। इट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब हाइग्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें तो हम लोग यूजली नमक को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। जैसे आजकल अगर हम बरसात में देखें तो नमक के जिसमें भी हमने उसमें कंटेनर में डाला हुआ है, अगर उसका ढक्कन खुला रहता है तो, या बॉटल का ढक्कन या डिब्बे का ढक्कन खुला रहता है, तो वो थोड़ा सा नमक चिपचिपा सा हो जाता है, गीला हो जाता है। हालांकि वो लिक्विड नहीं बना होता है लेकिन वो गीला हो जाता है, तो उसमें वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी जो है उसे हम क्या कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड बिकम्स वेट। अब इसका जो हाइग्रोस्कोपिक है बेसिकली वो इसमें नमक में हमारा जो सोडियम क्लोराइड है इसमें जो हम खाते हैं उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड भी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से नमक जो है वो वेट हो जाता है। अब हाइग्रोस्कोपिक यहीं पे अगर हम देखें तो एक चीज को और हम डिस्कस कर सकते हैं दैट इज द डेलिक्वेसेंट। तो डेलिक्वेसेंसी या डेलिक्वेसेंट साल्ट्स क्या होते हैं कि विच एब्जॉर्ब्स वाटर एंड बिकम लिक्विड। अब नमक की अगर हम बात करें तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसमें पिघल नहीं जाता, उसमें घुल नहीं जाता, गीला नमक हो जाता है वैसा ही, लेकिन वो पानी की तरह नहीं बनता है। लेकिन कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। तो जो वाटर एब्जॉर्ब करके उसमें लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज द डेलिक्वेसेंट साल्ट्स। तो ये बात हुई आपने डेलिक्वेसेंसी या डेलिक्वेसेंट साल्ट जो है वो माइंड में रखना है। तो हाइग्रोस्कोपिक हम कह सकते हैं कि इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर दैट इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम एयर। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ हीट। यूजुअली अगर हम 0 से 20 डिग्री रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये एज ए डाईहाइड्रेट। तो डाईहाइड्रेट क्या हो गया, हैविंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे फार्मूला देख सकते हो NaCl डॉट 2H2O। ये डॉट करके जो 2H2O लिखा है दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ, अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ ए कंपाउंड।
तो किसी भी फार्मूला यूनिट में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। या यूजुअली हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल्स बनाने के लिए जो वाटर हमने कितना यूज किया, एंड दैट वाटर बिकम द पार्ट ऑफ दैट वेरी क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें इट एग्जिस्ट एज ए डाईहाइड्रेट, मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रहते हैं। और जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ से इवेपोरेट करेगा और एज ए रिजल्ट इसके क्रिस्टल जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो अगर हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखें, जैसे आपने ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट देखा होगा, तो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल्स हैं उनका जो एक्चुअल जो ब्लू विट्रॉल है जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में दिखते, अब होता क्या है कि कुछ सब्सटेंस जो है यूजुअली हमें सॉलिड्स क्रिस्टल की फॉर्म में दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनमें वाटर नहीं है, वो ड्राई क्रिस्टल्स होते हैं, बट एक्चुअली दे कंटेन वाटर इन इट। तो वो जो वाटर है वो जो उनमें होता है दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम बात कर रहे थे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स की ब्लू विट्रॉल के, तो उसका जो फार्मूला है दैट इज द CuSO4 डॉट 5H2O। तो 5H2O जो है वो उसमें क्या है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज पेंटाहाइड्रेट। तो उसे अब उसकी वजह से जो डॉट 5H2O है उसमें जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, उसी की वजह से जो है ब्लू विट्रॉल जो है वो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का दिखता है। अगर आप उसे हीट करोगे वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और पीछे जो है वो व्हाइट कलर का दोबारा रह जाएगा, और उसे आप ओपन में रखोगे तो वो फिर वो मॉइस्चर गेन कर लेगा, रिहाइड्रेशन हो जाएगी और वो फिर ब्लू कलर का हो जाएगा। तो जो इसमें ये डॉट करके जो किसी भी फार्मूला में जो वाटर मॉलिक्यूल लिखे होते हैं दे आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम इसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस निकलेगी। अब यहाँ पे हमने इसे एसिड नहीं लिखा। अब क्या है कि एसिड तभी एसिड होते हैं जब कोई भी चीज या गैस जो है वो वाटर में जब ये डिजॉल्व होकर टूट जाएगी H पॉजिटिव आयंस में, तब हम इसे एसिड कहेंगे। तो टिल अभी ये गैस के फ्यूम्स निकल रहे हैं, ड्राई हैं, तो इसलिए हमने इसको एसिड नहीं लिखा। तो इट गिव्स द फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोराइड गैस। देन इज द रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, इन दोनों को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। मतलब कुछ सब्सटेंस जैसे प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन के दौरान इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बनते हैं, जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं या ऊपर, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, दे आर द प्रेसिपिटेट्स। तो ऐसे अगर हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो वी विल गेट सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड के जो है वो हमें क्या मिलेंगे, प्रेसिपिटेट्स। सो ये जो डाउनवर्ड एरो होता है इट इज फॉर द प्रेसिपिटेट्स। तो aqueous solution of sodium chloride reacts with aqueous solution of silver nitrate टू फॉर्म सोडियम नाइट्रेट का aqueous solution हमें मिलेगा और साथ में हमें क्या मिलेंगे, precipitates of silver chloride. So these are the properties of the common salt. So let us move to the next part of this common salt topic, that is the uses of common salt. तो कॉमन सॉल्ट के अगर हम यूजेस देखें तो एक तो ये खाने में हमारे यूज होता है, इसके अलावा हम प्रिजर्वेटिव, अगर हमें फूड फिश या मीट को प्रिजर्व करना हो पैकिंग करके तब भी हम यूज कर सकते हैं। मोर ओवर इट इज ऑल्सो यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर, जैसे हम आइसक्रीम में बर्फ के साथ नमक मिक्स करके उसे हम आइसक्रीम बनाते हैं तो उसे एज ए फ्रीजिंग मिक्सचर भी हम यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साल्टिंग आउट के दौरान हम यूज करते हैं। और इट इज ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स, और भी कई हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर अगर हम बनाना हो तो उसमें भी हम साल्ट जो है वो यूज करते हैं। सो दीज आर द प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट। सो आई थिंक everything is clear to you. Now next salt is plaster of Paris. So chemically plaster of Paris, also known as POP, is calcium sulfate hemihydrate और इसका फार्मूला क्या है, CSO4 डॉट 1/2H2O। तो डॉट करके अभी आपने डिस्कस किया कि ये जो वाटर, दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसमें जो है आधा मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है और it can be obtained by heating gypsum in the kiln. The name plaster of Paris was given to this compound because for the first time it was made from gypsum
which was mainly found in Paris. यूजुअली पेरिस में होता था तब उस लिए पेरिस में ही जिप्सम में सबसे पहले हिट किया गया, क्योंकि पेरिस में ही जिप्सम पाया जाता था ज़्यादा, तो इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो प्रेपरेशन अगर हम देखें तो इसे हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, फ्रॉम जिप्सम से। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि उसमें 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, 2 में से अगर 1.5 मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल निकल जाता है तो वो बन जाता है पीओपी। तो जब इसे हम 373 या 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो इसमें से 3/4 वाटर जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे रह जाता है हमारे पास हाफ मॉलिक्यूल, और वो बन जाता है हमारा पीओपी। क्योंकि अगर हम इसको सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल 100 से ज़्यादा इवेपोरेट करेंगे, तो सारा 100 से ज़्यादा हीट करेंगे तो सारा का सारा वाटर इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा और ये बन जाएगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। अब यहाँ पे एक और टर्म हमारे पास आई है एनहाइड्रस। तो एक होता है हमारे पास साल्ट्स, जैसे हमने देखा पीछे हाइग्रोस्कोपिक और डेरिवेशन साल्ट पड़ा, तो एक और होते हैं वो है हाइड्रेटेड साल्ट और एनहाइड्रेटेड साल्ट। तो हाइड्रेटेड साल्ट क्या होते हैं? विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमने कहा CuSO4.5H2O। पीओपी की बात कर लेते हैं हम CSO4.1/2H2O। जिप्सम हम देख सकते हैं CSO4.2H2O। सो इन सभी में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सो दीज आर द हाइड्रेटेड साल्ट। और जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा दे आर द अनहाइड्रेटेड साल्ट। तो ऐसे ही जब हम इसको अगर 100 डिग्री से ज़्यादा हीट करते हैं 37 पीओपी जिप्सम को, तो सारा का सारा वाटर इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा। देन इट इज कॉल्ड एज अ डेड बर्न्ट प्लास्टर एंड विच इज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे हम जिप्सम कहते हैं कॉमनली, इसे हम 373 डिग्री पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो 3/2 मॉलिक्यूल्स वाटर के इसमें से निकल जाएंगे और इट विल रिटेन half molecule of water, and this is called as the POP, plaster of Paris। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये एक व्हाइट पाउडर है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, और अगर हम इसे पानी इसमें इसको डालते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ दें तो इट अगेन गेट कन्वर्टेड बैक इनटू जिप्सम, यानी हार्ड मास में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिप्सम को हीट करो 100 डिग्री पे तो हमें पीओपी मिलेगा, और पीओपी में अगर हम वाटर मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर के रखेंगे तो वापस जिप्सम हमें मिल जाता है। So this is how gypsum is obtained from POP, या POP is prepared from gypsum। Then uses of POP, तो ये बहुत ही commonly used है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम जो हड्डियां कई बार हमें बोन फ्रैक्चर कर जाती है तो जो हम प्लास्टर करवाते हैं तो वहां पे जो यूज किया था दैट इज अगेन द POP। So it is used for setting the fractured bones at their right position। इट इज यूज्ड इन मेकिंग कास्ट्स इन डेंटिस्ट्री, जो हम दांत देखते हैं, जो दांत बनाते हैं, जो यूज करते हैं मटेरियल, उसमें भी ये पीओपी यूज किया था। कास्टिंग जो स्टैचूज वगैरह या टॉयज वगैरह बनते हैं बड़े बड़े मॉल्स में आपने देखे होंगे, तो दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ पीओपी। इट इज यूज्ड इन मेकिंग डेकोरेटिव डिजाइन सीलिंग्स, घरों में हम बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे ऊपर छत पे जो डिजाइन बनाते हैं, फॉल सीलिंग्स बनाते हैं, पिलर्स, घरों को ब्यूटीफाई करने के लिए, तो दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ पीओपी। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग chalks फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। लेबोरेटरी में कोई एयर टाइट अरेंजमेंट, कहीं पे आपको लगता है कि एयर हवा वहां पे अंदर नहीं जानी चाहिए या अंदर की गैस बाहर नहीं आनी चाहिए, तो हम वहां पे कॉर्क के साथ पीओपी को हम लगा सकते हैं वहां पे, तो उससे एयर टाइट अरेंजमेंट बनती है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल। तो दीज आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ पीओपी। तो आई होप ये पीओपी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने देखा कि साल्ट क्या होते हैं, कैसे उसकी फॉर्मेशन, कौन कौन से मेथड्स हैं साल्ट बनाने के, क्लासिफिकेशन हमने साल्ट के देखी, और हमने 2 कॉमनली साल्ट भी पढ़े, एक सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन साल्ट और दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। इसके बाद कुछ और साल्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा, उन वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। उसमें हम जो रिमेनिंग हमारे इसके जो टॉपिक रहते हैं साल्ट सब टॉपिक के, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।